बहुत टाइम हो गया पढ़ाई की बात नहीं की हमने, और मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट आंदोलन चलते रहेंगे। तो आज हम लोग सीयूटी के बारे में बात करेंगे। एवरीथिंग इज अबाउट सीयूटी। खास करके वीडियो बनाने की वजह है कि सीयूटी का डेट एक्सटेंड हुआ है, और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन डेट एक्सटेंड हुआ है, ये अच्छी बात है। उसके साथ ही बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारी फॉर्म भरते हुए गलतियां कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना दे और बच्चों को समझाएगी कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस क्या है, उसमें कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या चूज करना है, फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सच में समझना है, क्योंकि 2 ही दिन के बाद वो डेडलाइन भी खत्म हो रहा है, तो इसको देखो, इसको समझो और फॉर्म भरो सही से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहला स्लाइड आप देखोगे तो बेसिकली क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो पहले थे। अभी के लिए हम लोग नए डेट देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखोगे जो ऑनलाइन सबमिशन करना था हमको। कब करना था, मैं थोड़ा सा आपको इसे दिखाऊं। ये जो ऑनलाइन सबमिशन करना था वो आपको 1 मार्च से 22 मार्च के दौरान करना था। लेकिन अभी ये डेट एक्सटेंड हुआ है। लास्ट डेट जो था वो 23 मार्च था, तो अभी ये एक्सटेंड हुआ है पूरी डेट। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या था कि 8 मई से 1 जून के बीच। तो ये अभी टेंटेटिव है। और नए वाले जो ऐड है उसमें भी टेंटेटिव है, तो आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड हुआ है, तो वो कब हुआ है वो देखते हैं हम लोग। आगे चलो, ये आज का ही नोटिफिकेशन है 22 मार्च का, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, सिंपल देखो कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एग्जिस्टिंग डेट, पहली वाली डेट क्या थी, 22 मार्च 2025 अप टू 11:50 पे, मतलब रात के 12 बजे, 12 बजने को 10 मिनट बाकी है, तब तक ये आप 22 तारीख तक, मतलब आज रात तक आप कर सकते थे उसको। अभी ये एक्सटेंड हुआ है 24 मार्च 2025 तक। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एनटीओ को मेल मैसेज कुछ तो लिखे होंगे, इसकी वजह से शायद एक्सटेंड हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और अभी समझो कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस है क्या, फॉर्म है क्या। तो अभी अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप यस टीटीपीएस इस वेबसाइट जो है cut.nta.nic.in, इसके ऊपर जाके आप फॉर्म भर सकते हो। वेबसाइट इस तरीके से दिखता है। ये होम पेज है, अबाउट अस है, इन्फॉर्मेशन, ई सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट। तो मैंने जो वेबसाइट दिया था उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वो डाउनलोड भी कर सकते हो, जो डेट एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। चलो आगे जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में जाओगे, सिलेबस में जाओगे तो आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखना। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं देखा है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी इसको देखो, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अंडर ग्रेजुएट के लिए सीयूटी यूजी 2025 का। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा और फॉर्म भरा है तो आप सबसे गधे इंसान। एनीवेज, मैं आपकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी कभी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वहां का जो पर्टिकुलर है नोटिफिकेशन है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। उससे आपको जानकारी मिलती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। वक्त निकाले, 1-2 घंटे निकालो और पढ़ो। मैं कभी कभी तो फॉर्म भरता तो प्रिंट करके लाता था इसको, 20-25 रुपए में मिल जाता था, तो मैं लेता था। 4-5 साल पहले की बात। ठीक है, आगे जाते हैं। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है। ये समझोगे अप टू 3 सब्जेक्ट, माने क्या है कि 1,000 रुपए में अगर जनरल कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो दैट कैंडिडेट उसको 1,000 रुपए में 3 सब्जेक्ट का सबमिशन हो सकता है। वो 3 सब्जेक्ट के ऊपर सीयूटी दे सकता है। ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसको 900 रुपए भरने पड़ेंगे 3 सब्जेक्ट के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 800 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छी बात है, थर्ड जेंडर इन्होंने एससी एसटी के साथ इंक्लूड किया है, सही बात है। और फिर अगर आउटसाइड इंडिया के कोई सेंटर्स है, वहां पे आपको अप्लाई करना है तो आप 4,500 रुपए आपको फी देनी पड़ेगी। एनीवेज, तो अप टू 3 सब्जेक्ट है ये। मान लीजिए कि आपको 3 सब्जेक्ट भर ली, लेकिन आपको और एक चौथे सब्जेक्ट में सीयूटी देना है, तो हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको इतनी इतनी फी देनी पड़ेगी। जैसे जनरल के लिए, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए देने पड़ेंगे। मान लीजिए कोई जनरल का बंदा है, बंदी है, उनको लगता है कि उनको 4 सब्जेक्ट में सीयूटी देना है, तो 3 सब्जेक्ट के 1,000 हो गए और चौथे नए सब्जेक्ट का 400 रुपए। अगर उसको 5 में देना है तो और एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, 800 रुपए, और ये 1,000 रुपए, तो 1,800 रुपए हो जाएंगे। सेम शेड्यूल कास्ट का जो 800 रुपए है और 350 रुपए वन मोर सब्जेक्ट के लिए है। तो अगर आपके पास, आप चाहते हो कि, और मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में सीयूटी दे सकते हो, 5 सब्जेक्ट में। तो आप अगर आगे हम देखेंगे उसको, लेकिन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप 3 सब्जेक्ट के लिए 800 रुपए में दे सकते हो। लेकिन आपको आपको और लगता है कि मेरे को और सब्जेक्ट में देनी हो, तो आप और 2 सब्जेक्ट बढ़ा सकते हो। और हर एक सब्जेक्ट का फिर एडिशनल 350 रुपए पड़ेगा। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट का डिसाइड किया तो आपके एग्जिस्टिंग 800 रुपए और ऊपर वाले दो
तो ये 350, 350, 700, तो 1500 रुपये आपको भरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। अब आते हैं आगे। सीईटी यूजी के जो फीचर्स है ब्रॉड, वो क्या है? रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट पे करोगे। टोटल सब्जेक्ट 37 है, 13 लैंग्वेज के पेपर है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसमें डिफरेंस समझना कि कुछ लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं जो लैंग्वेज का टेस्ट आपका करते हैं, कुछ डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन का अलग लिस्ट है, और जो जीएटी है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो सेपरेट एक टेस्ट है। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए जीएटी चलता है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो देना ही देना है। साथ ही साथ एक लैंग्वेज का दे सकते हो और एक डोमेन का दे सकते हो, या फिर दो डोमेन के दे सकते हो, एक जनरल एप्टीट्यूड का दे सकते हो। तो वो जो कॉम्बो है वो कैसे बनाना है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी समझो कि कम से कम आपके पास 37 सब्जेक्ट्स है, 23 डोमेन सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बात है। एक ही एग्जाम दो 23 डोमेन सब्जेक्ट के लिए, आपको बहुत सारी वैरायटीज वहां पे मिल जाएंगी। मीडियम क्या है कि इंडिया की 13 लैंग्वेजेस है, आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हो। आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मतलब जो मराठी का एक लोग है, अगर उन्होंने उनका मीडियम मराठी चूज किया तो वो मराठी में एग्जाम दे सकते हैं, किसी ने इंग्लिश में किया तो वो इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर टेस्ट किए जाएंगे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा है। जैसे आपको बेसिक डिफरेंट पैसेजेस दिए जाएंगे, कुछ फैक्चुअल चीजें दिए जाएंगे, कुछ लिटरेरी चीजें दिए जाएंगे, कुछ नैरेटिव्स दिए जाएंगे। तो उसके बेसिस पे आप लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हो वो समझा जाएगा। अगर मराठी का है तो सेम आपको पैसेज दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका एप्टीट्यूड और वोकेबलरी कैसा है वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें ज्यादा चिंता मत लेना, बेसिक है कि इंग्लिश आप चूज करो, इंग्लिश इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अभी, इंग्लिश में ही लैंग्वेज का सब्जेक्ट दे दो, काम खत्म है आपका। और जनरल एप्टीट्यूड के तो आपको बेसिक चीजें पता ही है कि वो कैसे काम करती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे काम करता है, बेसिक ग्रामर क्या होता है, तो वो सारी चीजें अगर नहीं तो इंटरनेट पर जाओ, ढूंढो, यूट्यूब पे डालो। ठीक है। सिलेबस में और क्या है? डोमेन सब्जेक्ट देखो। अब डोमेन सब्जेक्ट का तो सिलेबस है, मान लीजिए आपने सोशियोलॉजी लिया तो 12 तक की जो सिलेबस एनसीईआरटी है वो सोशियोलॉजी का सिलेबस होगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट ले लिया तो 12 तक की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, उसके लिए सिलेबस होगा। तो सिलेबस के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं, सीधा सीधा बताया कि 12वीं तक एनसीईआरटी की सब्जेक्ट जो रहेंगे सिलेबस रहेगा वही सिलेबस, टेक्स्ट बुक जो रहेगा वही सिलेबस रहेगा। और फिर जनरल एप्टीट्यूड तो उसमें जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब बड़े बड़े शब्द सुन के मत घबराना, अगेन ये तैयारी के चीजें हैं, अभी भी बहुत वक्त है। एक एक डेढ़ महीना तो आराम से मिल जाता है आपको, तो एक डेढ़ महीने में आप सही से चीजें कर सकते हो। फिर चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन। अब समझो कि अगर आपने 12th में किसी भी सब्जेक्ट में 12th किया, आपने साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, समझ रहे हो, आप वहां पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए जा सकते हो, आपको कोई चिंता नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। 12th के बाद आपको डिग्री के लिए कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये याद रखना, तो इससे घबराना मत कि नहीं नहीं मेरा तो अभी आर्ट में हुआ है, समझ रहे हो, तो मैं कैसे जाऊँ आगे। अगर आपने कोई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। तो चिंता मत करना, आर्ट्स के लिए तो सबसे बेहतरीन मौका ही है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखना मार्किंग की स्कीम कैसी होती है, किसी भी एग्जाम में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप सही तरीके से समझते हो मार्किंग का गेम कैसा है तो आपको समझेगा कि एग्जाम को सॉल्व कैसे करना है, उसका मेरिट कैसे हिट करना है। देखो करेक्ट आंसर जो है, एक आंसर आपका करेक्ट आता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मान लीजिएगा आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको कितने मिलेंगे? जैसे यहाँ पे दिखता हो कि आपको 5 मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन रॉन्ग आया तो आपके जो टोटल मार्क्स है उसमें से 1 मार्क माइनस हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा समझना कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन का फॉर्मेट अच्छे से समझ लो। ठीक है। यहाँ पे देखो ये है करेक्ट आंसर। ठीक है। देर विल बी निगेटिव मार्किंग, मैं वही बोला कि निगेटिव मार्किंग जो है अगर आपका एक सवाल गलत हो जाता है, आपने अटेम्प्ट किया, अगर छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अटेम्प्ट किया और गलत हो गया तो आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे करेक्ट के वो आपके माइनस हो जाएंगे, उसमें से टोटल इनकरेक्ट, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क माइनस हो जाएगा। ठीक है। सीबीडी है, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपके अलग अलग सेंटर्स होंगे, वहां पे जाके आपको सेंटर्स में टेस्ट देना पड़ेगा। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे।
हर एक पेपर के, मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट चुने हैं, तो आप उनमें से क्या कर सकते हो कि आपको हर एक सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन कंपलसरी आपको सारे सॉल्व करने हैं। टाइम क्या रहेगा? 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स। इसका मतलब कितना? अराउंड वन मिनट के आसपास ही आपको हर एक क्वेश्चन को टाइम सॉल्व करने के लिए। और एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होंगी और वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये क्यों रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझते। ये जो सुरक्षा सवाल है ना, ये वाला सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर, ये बहुत जरूरी है। गलती से आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो अगर आपको ये सवाल का आंसर आपने याद रखा, आपने सही से कुछ एक सवाल चुना है और उसका जवाब आपके पास सही से लिखा है, तो क्या करोगे? जब भी फॉर्म भरोगे तो आपको ये सवाल जवाब जो है कॉपी करके रखना। बस क्या सवाल था क्या जवाब रख दो, पासवर्ड भी कॉपी करके अपने कहीं पे रख दो नोटबुक में, ठीक है, कहीं पे लिख के रख दो ताकि आपको फायदा होगा। गलती से आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इस सवाल से आप पासवर्ड खोल सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑल्सो रिक्वायर टू क्रिएट पासवर्ड, चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड एंटर आंसर। अगर ये करोगे आप सही से तो आपको फायदा होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्या है ये? कुछ बेसिक चीजें हैं जो बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में डाउट रहता है। समझो कि जब आप फोटो अपलोड कर रहे हो, स्कैन फोटोग्राफ, तो आपका एक फोटो रहेगा, आप उसको स्कैन करो, कैम स्कैनर से। अब तो बैन हो गया वो, लेकिन अलग अलग स्कैनर होते हैं, उससे फोटो ले लो। अब फोटो की इन्होंने बोली है साइज है 10 केबी से 200 केबी के बीच में, इसके बारे में बात करते हैं। और फिर आपका सिग्नेचर जो है वो 10 केबी से 50 केबी के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि आपको आपका फोटो और अपना सिग्नेचर का जो साइज है वो अलग अलग है। फोटो का मैक्सिमम 200 केबी है, सिग्नेचर का मैक्सिमम 50 केबी है। अब देखिए, जब भी आप फोटो अपलोड कर रहे हो, आपने एक फोटो स्कैन करके रख दिया। अब उस फोटो का जो नेम होता है, किसी भी फोटो का नेम होता है ना, तो उस फोटो का नेम आप सही से सेव कर दो। नेम कैसे? इस फॉर्मेट में करना। जैसे पहले मैंने क्या किया, मेरा नाम लिख लिया प्रशांत, अंडरस्कोर डाल दिया, अंडरस्कोर डाल दिया, फिर आगे लिखा फोटोग्राफ। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, देखो कैसे करना है। मैंने फोटोग्राफ लिखा है, यहाँ पे फोटो लिखना है, सर गलती हो गई मेरे से, ठीक है, तो फोटो लिखना है। और यहाँ पे जैसे मैंने प्रशांत सिग्नेचर लिखा है, ठीक है, पीपीटी की गलती है थोड़ी सी, समझ लेना। तो यहाँ पे भी देखो सिग्नेचर, तो प्रशांत अंडरस्कोर सिग्नेचर। इससे क्या होगा, आपको आपका जो फाइल है वो सही से उनके पास पहुंच जाएगा, उनको भी आसानी हो जाएगी समझने के लिए, ठीक है। अब आप सोचो कि यार सब समझ आ गया है सर, लेकिन ये फोटो के साइज का दिक्कत क्या है? चलो इसके बारे में बात करते। साइज फोटो की होती है वो किसी भी फाइल की केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में होती है। केबी सबसे छोटा यूनिट है, हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन किसी भी, जैसे ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, इसका साइज कितना है? 134 केबी। अब मेरे को इसको कम करना है। आप बोलोगे सर सही बात है, मुझे समझ आ गया ये साइज होता है, लेकिन आगे जाके इसका साइज रिड्यूस कैसे करें? सिंपल जाओ गूगल पे, वहां पे लिखो कॉम्प्रेस इमेज। अगर कॉम्प्रेस बहुत डिफिकल्ट शब्द जा रहा है तो जाओ और वहां पे क्या लिखो, क्या लिखोगे वहां पे सीधा सीधा लिखो कि हाउ टू रिड्यूस इमेज साइज और रिड्यूस इमेज साइज। इतना भी लिख दिया तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अलग अलग चीजें आ रही है, लेकिन इन सब में मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट है आई लव इमेज नाम। इसका वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है, ilovimage.com। इतना डाल दिया आपको मिल जाएगा। और आई लव पीडीएफ भी डाल दोगे तब भी आ जाएगा। आई लव इमेज जो है मेरा फेवरेट वेबसाइट है ना, आई लाइक दिस वेबसाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन है, कॉम्प्रेस इमेज है, इमेज को अप स्केल, उसका ये भराओ, इमेज में से बैकग्राउंड हटाओ, फिर मीम जनरेशन है, फोटो एडिटर है, इमेज रिसाइज करो, इमेज को क्रॉप करो, इमेज को रोटेट करो, इमेज को जेपीजी में कन्वर्ट करो। अब जेपीजी, पीएनजी, ये सारे फॉर्मेट क्या होते हैं उसमें मत जाओ, लेकिन सिंपल जेपीजी और पीएनजी फोटो के दो फॉर्मेट होते हैं, चिंता मत करो उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मेरे को इसमें मजा आता है। अब देखो सिंपल है, आपने कॉम्प्रेस इमेज पे गए, यहाँ पे गए, इमेज सिलेक्ट किया, इमेज सिलेक्ट करने के बाद डाल दिया, अपने आप वहां से आपको रिड्यूस करके डाउनलोड हो जाएगा। अगर अगर डाउनलोड नहीं होता, अगर डाउनलोड होता है साइज आपका सही से नहीं बढ़ता, फिर से उस इमेज को यहाँ पे डाल दो और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेक्निकल इसकी क्लास नहीं बनाते। एनीवे, अगर आपको एनटीए से कुछ भी दिक्कत है तो आप इस ईमेल पे उनको मेल कर सकते हो और आप इस नंबर पे उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप उनको बता सको। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं ये बता रहा हूँ कि इसको समझो सही से, ध्यान से। इसका रीजन ये है कि एनटीए का रोल क्या है। एनटीए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करता है, टेस्ट लेता है। एनटीए माने कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फिर वो आंसर कीज देता है, फिर कुछ सवाल जवाब आते हैं तो उसके ऊपर फिर आंसर कीज फाइनल करता है, और फिर रिजल्ट डिक्लेयर करता है, और फिर स्कोर कार्ड दे देता है।
एक बार आपका स्कोर आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, तो उसके बाद एनटीए से आपका वास्ता टूट जाता है, आपका रिश्ता खत्म। अब आगे बनती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट एनटीए नहीं बनाता, मेरिट लिस्ट कौन बनाता है? यूनिवर्सिटीज बनाती है, इंस्टीट्यूशन बनाती है। जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी अपना अलग मेरिट लिस्ट बनाएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अलग बनाएगा, जेएनयू अपना मेरिट लिस्ट अलग से बनाएगा। तो तुमको मेरिट लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी बना के देता है तुम्हारे स्कोर कार्ड के आधार पर। समझ रहे हो? अगर मान लो कि जवाहरलाल नेहरू का मेरिट लग गया, अब मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, हाँ, 50 क्वेश्चन है आपको, हर क्वेश्चन का 5 मार्क है, तो मान लीजिए कि उन्होंने 50-50 में 250 में से उनका मेरिट लगा 190 का। तो मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको कितना स्कोर कार्ड में मार्क है, वो उसके ऊपर आप डिपेंड रहेगा आप उस मेरिट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है? तो इसलिए कोई भी एनटीए से एग्जाम पास होना, उसका स्कोर कार्ड मिलना, इसका मतलब आपका एडमिशन मिलेगा या कंफर्म नहीं है। उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी तैयार करती है, उस मेरिट लिस्ट में आप बैठते हो वो देखना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, इसलिए हर यूनिवर्सिटी के बारे में जाके पहले समझना है, वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, क्या उसका मेरिट लिस्ट है, कितना मेरिट लगता है, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। चलो आगे, एलिजिबिलिटी में देखो क्या है, ये बेसिक चीजें, कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं जो मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन से निकाली। एलिजिबिलिटी में देखो कि कोई भी किसी भी एज का कैंडिडेट हो वो इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे मान लो जिन्होंने भी 12th या इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया, अब इक्विवेलेंट एग्जाम क्या है वो अलग अलग है। चलो, तो अगर आप उस एग्जाम में बैठते हो और आपकी उम्र 50 साल भी है, तब भी एनटीए को कोई दिक्कत नहीं है। एनटीए हैज नो प्रॉब्लम विथ योर एज। लेकिन तुम पास हो गए, देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, तुम पास हो गए, अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए, 21 साल नहीं होनी चाहिए। तो एनटीए वही बोल रहा है, हाउएवर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब एनटीए बोल रहा है, वो तो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है भाई कि देखो तुम, तुम्हारी कुछ भी एज हो तुम दे दो हमारे एग्जाम, हम तुमको स्कोर कार्ड दे देंगे। लेकिन आजम प्रेम यूनिवर्सिटी बोलेगा नहीं, अच्छी बात है तुमको इतने मार्क्स मिले, लेकिन इतनी तुम्हारी उम्र है तो तुम ले नहीं सकोगे। इसलिए फिर से ये ठीक है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया कहाँ पे मिलेगा आपको? यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके मिलेगा, वहां पे क्राइटेरिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया नहीं देखोगे और उठ पटांग से एग्जाम दोगे, कोई फायदा नहीं है, स्कोर कार्ड आने से कोई मतलब नहीं है। स्कोर कार्ड में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एडमिशन लेना है ना, स्कोर कार्ड थोड़ी घर में सजा के रखने के लिए नहीं करना है ना। एडमिशन चाहिए तो तुमको ये करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते। इसलिए मैंने जब बोला ना नोट है, ये किसमें दिया तुमने पढ़ा नहीं है मेरे को पता है, इसलिए ये वीडियो पूरा देख लो। अब इसलिए आगे क्या है, फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी थ्रू CUT PG 2025 एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी शैल बी एप्लीकेबल। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल होता है, वही रूल तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो सबका रूल सब जगह पे समान नहीं होगा। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो बोलती है कि ठीक है एनटीए के द्वारा आपने जो एग्जाम किया उसका स्कोर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्कोर तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वहां पे तो रिजर्वेशन है ही नहीं। समझ रहे हो? फिर यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में आने के लिए ये एग्जाम देनी पड़ेगी, तो ये डोमेन देना पड़ेगा, या ये जनरल टेस्ट देनी पड़ेगा, ये लैंग्वेज की टेस्ट होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया कहाँ पे मिलेगा? यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पढ़ा और तुम मुंह उठा के चले गए और बोल दिया चलो आज तो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, किसी काम का नहीं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ो, समझो, वक्त है, 2 दिन का वक्त है यार, सुबह सुबह उठ के उसके ऊपर काम करो। ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन में भी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिक रहेगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखो ये खुद बोल रहे हैं, एनटीए बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, एनटीए की बात सुनो। So they are applying for their respective programs. Candidates are advised to satisfy themselves before applying that they possess the eligibility criteria laid down by the university that they are applying to. समझ रहा है? यूनिवर्सिटी ने कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड किया है तो पहले जाओ यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ो, यूनिवर्सिटी क्या क्राइटेरिया बोलती है वो देखो, किस कोर्स में तुमको जाना है वो डिसाइड करो, फिर देखो। देखो तुमको एक कोर्स में जाना है तो तुम बोलोगे हाँ मेरे को इस कोर्स में जाना है, फिर डिसाइड करो कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो उस यूनिवर्सिटी के इस पे जाओ, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है उस कोर्स में आने के लिए। हो सकता है उम्र का कुछ लगाया होगा,
हो सकता है कोई कैटेगरी का कुछ लगाया होगा, हो सकता है कोई फाइनेंशियल लगाया होगा। तो हर चीज जो है वो देखो, फिर सीयूटी का पेपर दो। और उसके बाद, क्योंकि अगर तुम क्राइटेरिया नहीं बढ़ रहे हो और तुमने पेपर दे दिया, पेपर पास हो जाओगे लेकिन क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहे हो। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसको 45% नहीं थे 12th में। उसको उसने एग्जाम क्लियर किया, यूनिवर्सिटी में गया और फिर वापस आना पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि उसको 12th में 45% नहीं थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। अब देखो, क्या है कि सिर्फ एंट्रेंस दिया इसका मतलब तुमको एडमिशन मिल जाएगा, ये गारंटीड नहीं है। हर एक प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है यूनिवर्सिटी की वो अप्लाई होती है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान दो। अब आते हैं यूनिवर्सिटीज के ऊपर। सबसे बेहतरीन चीज क्या है पता है? यहाँ पे कम से कम 28 यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा मैं, जो बुलेटिन है उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। सारे जो लिंक है वो नीचे डाल दूंगा। लेकिन देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब देख रहे हो, राजस्थान, तमिलनाडु, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जेएनयू, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी। भारत में 28 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। वो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको मिलेगी एक एंट्रेंस से। एक एंट्रेंस काम खत्म। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, इसलिए पहले ही चूज करके रखो। आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्या है? देखो, ये लैंग्वेज के पेपर है। इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है। मराठी स्टूडेंट के लिए देखो, हमारे लिए अभी तो इस वक्त जो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये जो क्राउड है, उर्दू, समझ रहे हो, ये जो क्राउड है, आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज का पेपर चूज करना है। अब भाई तुमको तेलुगु आती है तो तुम कर लो, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप दे दो इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सीयूटी दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर जैसे हमने बोला कि टोटल 37 सब्जेक्ट है, उसमें लैंग्वेज के 13 हमने देख लिए। 23 सब्जेक्ट जो है वो किस स्पेसिफिक है? डोमेन स्पेसिफिक है। अगर इस 23 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट का आप एंट्रेंस पास कर लेते हो, आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। देखो अभी सीधा आओ यहाँ पे, देखो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये होम साइंस मुझे भी नहीं पता, माफ करना मेरे को, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ भी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन में योगा, स्पोर्ट्स, ये भी सीयूटी में है। देखो, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी, समझ रहे हो? ये कितने सब्जेक्ट है? 23। इन 23 सब्जेक्ट में से कोई भी एक चूज करो। अब मैं फिर से प्रोसेस बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो तुम लोग हो ना, तुम लोग देखते नहीं हो सही से। देखो क्या करना है, पहले जाना है, पहले डिसाइड करना है कि मेरे को इसमें से कौन से सब्जेक्ट में करना है। फिर जाना है कि तुमको इस सब्जेक्ट में सीयूटी दोगे तो तुमको कौन से यूनिवर्सिटी में करना है। फिर उस यूनिवर्सिटी में जाओ, उस यूनिवर्सिटी के जाओगे तो मैं आगे वेबसाइट दिखाऊंगा वो क्या है। यूनिवर्सिटी पे जाओगे तो वहां पे तुमको मिलेगा सिलेबस, समझ रहे हो, और यूनिवर्सिटी का नाम भी मिलेंगे। यूनिवर्सिटी के नाम पे टैप करोगे तो तुमको उस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो मिलेगा वेबसाइट पे ही। फिर वो एलिजिबिलिटी देखो और लिस्ट डाउन करो कि ये 5 यूनिवर्सिटी है, ये इस 5 यूनिवर्सिटी की मेरे को ये 6 कोर्स में जाना है, और मेरे को 6 कोर्स के लिए कौन सी एंट्रेंस देनी पड़ेगी, कौन सा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो वो सब्जेक्ट चूज करो, 2 3 4 जो भी है। वो चूज करने के बाद देन यू विल गो फॉर एंट्रेंस। ठीक है, आगे आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो यहाँ पे, तो जो रिमेनिंग लैंग्वेज है उसके लिए तुमको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो तुमको देना ही देना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ जीएटी का भी स्कोर एक्सेप्ट करती है। अब मैंने जो बताया था ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाओगे सिलेबस में, सिलेबस में जाओगे तो आप तुमको हर सब्जेक्ट का टैप करोगे सिलेबस मिल जाएगा, टैप करोगे सिलेबस मिल जाएगा। सर लैंग्वेज का है, डोमेन का है, तो कंजूसी मत करना, जाओ वेबसाइट चेक करो।
कुछ और चीजें हैं जो एग्जाम से पहले तुमको पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चलाया, तो एक बार सीबीटी कैसे दिखता है, उसका प्लेटफॉर्म कैसे दिखता है, लॉगिन कैसे होता है, समझ रहे हो। ऑनलाइन जाओ यूट्यूब पे, देखो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है एनटीए का, उसका इंटरफेस कैसे दिख, इंटरफेस माने जैसा मेरा कंप्यूटर दिख रहा है अभी, वो जो फेस है, होम पेज है, पेज है, वो कैसे दिखता है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें दी है। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था कि यहाँ पे कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था कि यहाँ पे क्या भरना है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप आपका जो भी कैटेगरी का फी है, उस फी में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो उस फी में, और एडिशनल सब्जेक्ट करोगे तो फिर एडिशनल फी है, लेकिन मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेस फी में जो बेसिक फी है उसमें 3 सब्जेक्ट, एडिशनल 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, टोटल 5 सब्जेक्ट दे सकते हो। अब आपको लगता है कि आपकी 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट है, इस 4 यूनिवर्सिटी में 4-5 अलग अलग कोर्स हैं, और इन 4-5 कोर्सेज में मेरे को 4 कोर्सेज में किसी भी एक कोर्स में एडमिशन लेना है, या इस कॉम्बिनेशन में मेरे को क्या करना है। मान लीजिए जैसे अजिम डेवलपमेंट स्टडीज है, पब्लिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक्स है। अब आपको इकोनॉमिक्स के अलग एंट्रेंस देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट और पब्लिक पॉलिसी की हो सकता है आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ेगी। तो आपने 2 टेस्ट तो दे दिए, ठीक है, कौन सा, इकोनॉमिक्स का, और एक हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और हो सकता है आपको खुद को लगा कि यार मैं लैंग्वेज का भी दे सकता हूँ, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एक डोमेन का, डोमेन का आपका जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से, आपका डोमेन जो भी है, तो आपका डोमेन जो भी है तो उसके हिसाब से आप आपकी यूनिवर्सिटी देखो, उसमें कौन से कोर्सेस है देखो, फिर कोर्सेस देखने के बाद देखो कि उस कोर्स में जाने के लिए कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 5, मिनिमम एक भी चल जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि कम से कम आप आपके बेस जो प्राइस है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए 800 रुपये फी है, तो 800 रुपये फी में आपको 3 दे सकते हो, तो कंजूसी क्यों कर रहे हो, 3 दे दो, बाद में फिर 800 सेपरेट भरने पड़ेंगे। तो 3 में अंग्रेजी दे दो, एक जीएटी दे दो, और डोमेन का दे दो। अगर आपके डोमेन के कुछ कोर्सेज है उसमें 2 सब्जेक्ट की देनी है, तो डोमेन के 2 दे दो, जीएटी 1 दे दो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है पूरा, अभी पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया है, ज्यादा कुछ बताने लायक तो था नहीं। तो अगर पसंद आ गया हो तो यू फॉलो माय चैनल। मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता हूँ, साथ ही साथ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे ही मैं बात करता हूँ। लेकिन आज का सब्जेक्ट एजुकेशनल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्रशांत मोहन नाम के चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ो साथ में, और पढ़ाई करो। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुमको पता है जिंदगी बद से बदतर हो जाती है, ठीक है। चलो, थैंक यू।